Hello everyone, welcome to my channel Commerce Center. Hope you all are doing well. So let's start with today's topic, that is scientific management theory, which is propounded by F.W. Taylor. So ये पार्ट सेकंड है. इससे पहले हमने पार्ट 1 किया है जिसमें इंट्रोडक्शन रहा है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स का. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसको कंसिडर कीजिए एंड फिर इस वीडियो पे आइए. तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो प्लीज़ आप उसको पहले देखिए एंड फिर इस वीडियो को देखना. Now, after this video, you will be acquainted with scientific management concept. Concept के अंदर history, observations, meaning, features, assumptions and principles of scientific management. तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट से, साइंटिफिक मैनेजमेंट के कंसेप्ट से. देखिए, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना, उसको टेलरिज्म भी बोला जाता है. ओके, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो एक न्यू थिंकिंग है मैनेजमेंट की, जिसको प्रोपाउंड किया था फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने. ये एक ब्रिलियंट इंजीनियर थे एंड एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी थे. ये एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने बहुत ही कम समय में, देखिए विद इन 6 years, वो ऑर्डिनरी लेबरर से पोजीशन पे आ गए थे चीफ इंजीनियर की. ठीक है, इन्होंने इतने थोड़े से समय में विद इन 6 years वो रोज हो गए थे फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ऑर्डिनरी लेबरर टू द पोजीशन ऑफ अ चीफ इंजीनियर. उन्होंने 3 डिफरेंट कंपनीज में वर्क किया था, जो कि थी मिडवेल स्टील, साइमंस रोलिंग मशीन्स एंड बेथलेहम स्टील. और वहां पर उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया. और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया तो उनके बेसिस पे जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, उन ऑब्जर्वेशन से उन्होंने इंट्रोड्यूस किए कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स, कुछ टेक्निक्स या फिर कह लीजिए एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. अब जो मेन कंट्रीब्यूशन था साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो तो था ही टेलर का, F.W. टेलर का. पर अपार्ट फ्रॉम टेलर अदर जो कंट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट में, वो कौन थे? फ्रैंक पी गिलब्रेथ, मॉरिस कुक, हेनरी एल गैंट एंड हैरिंगटन एमर्सन. जो फ्रेडरिक विंसलो टेलर है, उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है. इनका जो डेथ है वो 1915 में हुआ था, बट जो उनका कंट्रीब्यूशन है ना मैनेजमेंट के लिए, वो इमॉर्टल है, वो एवरलास्टिंग है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है. अब देखते हैं कि जो F.W. टेलर है उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया. तो देखिए, जो उनका टेन्योर रहा है ना, जिसमें उन्होंने डिफरेंट 3 कंपनीज के अंदर वर्क किया है, तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि जो प्रोडक्शन है ना वो रिड्यूस हो रहा है. उस समय पर जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी रिड्यूस हो रहा था. तो इसका जो रीज़न उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, वो है सोल्जरिंग. सोल्जरिंग क्या होती है? ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो अपनी कैपेसिटी से कम काम करते हैं. और वो इंटेंशनली करते हैं. ऐसा नहीं कि उनका कैपेसिटी ही इतना है, ऐसा नहीं है. वो अपनी कैपेसिटी से जानबूझकर इंटेंशनली वो कम काम करते हैं. तो इस चीज़ को देखकर जो F.W. टेलर वो काफ़ी अपेल्ड हुए, वो काफ़ी सैड रहे, बहुत उनको इस चीज़ का दुख हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो अपनी कैपेसिटी से इंटेंशनली क्यों कम काम कर रही हैं. तो उन्होंने कुछ रीज़न स्टेट किए कि सोल्जरिंग बेसिकली क्यों होती है. तो फर्स्ट जो रीज़न था वो ये था कि ये यूनिवर्सल बिलीफ है कि वर्कर्स ऐसा मानते हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो कुछ ही लोगों का ज़रूरत पड़ेगा और कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. ठीक है, तो उनको ये लगता था, फर्स्ट रीज़न क्या था कि उनको ये लगता था कि अगर हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो कुछ ही लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और जॉब्स जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगी. सेकेंड रीज़न था नॉन इंसेंटिव वेज सिस्टम. इसके अंदर क्या होता है कि उनको सेम वेजेस मिलता है इररिस्पेक्टिव वो कितना भी प्रोड्यूस करें. मतलब जो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है उसको भी सेम मिलेगा, जो कम प्रोड्यूस कर रहा है उसको भी सेम मिलेगा. तो इस वजह से ये चीज़ इनकरेज करती है लो प्रोडक्टिविटी को. और थर्ड रीज़न क्या था कि जो वर्कर्स हैं वो अपने एफर्ट्स को वेस्ट करते हैं क्योंकि वो रिलाई करते हैं रूल ऑफ थंब मेथड्स पे, ट्रेडिशनल मेथड्स पे वो रिले करते हैं, लाइक अपनी हंचेस का, अपने एक्सपीरियंस का, इन चीज़ों का वो यूज़ करते हैं काम करने के लिए, रेदर देन कुछ साइंटिफिक मैथड्स ऑफ वर्क को वो यूज़ करें या फिर ऑप्टिमल मैथड्स ऑफ वर्क को वो यूज़ करें. तो ये 3 मेन रीज़न थे सोल्जरिंग के कि क्यों एक वर्कर पर्पसली अपने कैपेसिटी से कम काम करता है.
तो इस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए जो टेलर है उन्होंने साइंटिफिक आउटलुक दिया मैनेजमेंट को। तो अब हम पढ़ेंगे कि साइंटिफिक आउटलुक या फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट होती क्या है बेसिकली। तो अब देखते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो अगर आप लिटरल सेंस में बात करें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट के वर्क को परफॉर्म करना साइंटिफिक मैनर के अंदर, तो उसको बोला जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ये ऐसा एक्ट है जिसमें कि आप जान पाते हैं कि क्या तो आप लोगों से कराना चाहते हैं, क्या आप अपने ह्यूमन रिसोर्स से कराना चाहते हैं, और फिर उस चीज़ को देखना कि किस तरीके से वो चीज़ एक बेस्ट मैनर में और चीपेस्ट मैनर में कराई जा सकती है, तो उसको बोला जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो अगर हम सीधा सीधा बोले तो टेलर का मेन फोकस क्या था, मतलब सिक्योर करना मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को, और वो भी किस पे, मिनिमम कॉस्ट पे, तो उसको बोला जाएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम क्या देखते हैं, किसी भी काम को करने का एक बेस्ट वे। तो बेस्ट वे किस तरीके से देखा जाएगा, जब हर एक जॉब की साइंटिफिक स्टडी की जाएगी तो उससे निकल कर आएगा किसी भी काम को करने का एक बेस्ट वे। और एक और यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट क्या आती है, जो ये टॉपिक है ये एनटीए नेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान से सुनिएगा। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो टेलर है उन्होंने विजुअलाइज किया था मैनेजमेंट को शॉप फ्लोर लेवल से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। शॉप फ्लोर लेवल से एफ.डब्ल्यू. टेलर ने मैनेजमेंट को विजुअलाइज किया था। अब कुछ फीचर्स पढ़ते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट फीचर जो है वो है सिस्टमैटिक अप्रोच। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है नो डाउट वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, क्योंकि एक ये ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है, एक प्लान्ड अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पर एक बेस्ट वे ढूंढा जाता है किसी भी काम को करने का। और वो कैसे ढूंढा जाता है, साइंटिफिक स्टडी की जाती है हर एक जॉब की, तो एक प्रॉपर प्लान्ड प्रोसेस चलता है। तो इसी वजह से जो साइंटिफिक मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। यहाँ पर डिस्कार्ड किए जाते हैं ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को, या डिस्कार्ड किया जाता है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वर्क को। यहाँ पे जो रूल ऑफ थंब है ना, जिसमें आपकी पर्सनल जजमेंट होती है, प्रैक्टिस होती है, एक्सपीरियंस होती है, उन ऑल टेक्निक्स को ना करके साइंटिफिक मेथड्स का, साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन में, ताकि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो और जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। अब देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट बेस ही इसी पे है कि जब एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ऑब्जर्व किया कि इन एफिशिएंसी हो रही है वर्कर्स के अंदर, वो रिड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्शन इंटेंशनली, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट किया ही इसलिए जा रहा है कि जो वर्कर्स है उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके, वो अपनी बेस्ट कैपेसिटी पे वर्क कर सके। लास्ट है ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना वो एक मेंटल चेंज ले आता है, बोथ दोनों में, ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट भी और वर्कर्स भी। ये बेसिकली क्या करता है, उनके आउटलुक में, उनके एटीट्यूड के अंदर चेंज लाता है और उनको रियलाइज कराता है कि हम दोनों ही, मतलब मैनेजमेंट और वर्कर्स, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी जो नीड है, उनकी जो इंपॉर्टेंस है, उनकी जो वैल्यू है, एक दूसरे को रियलाइज कराने में साइंटिफिक मैनेजमेंट हेल्प करता है। और ये जो मेंटल चेंज की हम बात कर रहे हैं, जो मेंटल रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, ये आप हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल के अंदर मैं इसको आपको अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगी। सो ये था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए तो अब बात कर लेते हैं अजम्पशंस के बारे में। अब कोई भी थ्योरी है उसकी अजम्पशंस होती हैं, तो इसकी भी हैं। इसकी 3 अजम्पशंस हैं। फर्स्ट है जो फंक्शनिंग इन ऑर्गेनाइजेशन की वो कैसे इंप्रूव हो सकती है अप्लाई करके साइंटिफिक मेथड्स को। तो फर्स्ट अजम्पशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। सेकंड है एक जो वर्कर है, अच्छा वर्कर वो कब कहलाएगा, जब वो खुद से कुछ नहीं करेगा बट जो उसको कहा जाएगा ना वो उसको करेगा, दैट मीन्स वो एक्सेप्ट करेगा ऑर्डर्स ऑफ मैनेजमेंट को। थर्ड और लास्ट है हर एक वर्कर इकोनॉमिक मैन होता है और वो मोटिवेटेड होता है मॉनिटरी फैक्टर से, दैट मीन्स मॉनिटरी इंसेंटिव से हर एक वर्कर जो है वो मोटिवेटेड होता है। और ये चीज हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी पढ़ी थी, तो आप इंट्रोडक्टरी पार्ट जरूर देखिएगा। अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो देखिए जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना उसको आप स्टडी कर सकते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट पार्ट में तो रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट,
जो सिद्धांत है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, और सेकंड पार्ट में रहेगा एलिमेंट्स या फिर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो मैंने भी इसी तरीके से डिवाइड किया है। इस पार्ट में आपके पास रहेंगे प्रिंसिपल्स, और सेकंड पार्ट जो आएगा नेक्स्ट पार्ट, उसके अंदर आपके रहेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब जो टेलर उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। अब देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रूल ऑफ थंब क्या होता है। तो देखिए, रूल ऑफ थंब होता है जो भी मैनेजर डिसीजन लेता है, रूल ऑफ थंब के अंदर वो अपनी पर्सनल जजमेंट के बेस पे लेता है, अपनी प्रैक्टिस के बेस पे लेता है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे लेता है, अपने इंट्यूशंस के बेस पे लेता है। पर टेलर जो है इस चीज़ को बिल्कुल मना करता है। वो कहता है नहीं, इस तरीके से तो डिसीजंस बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। हर एक डिसीजन, चाहे वो छोटे से छोटा डिसीजन हो, चाहे वो बड़े से बड़ा डिसीजन हो, हर एक डिसीजन बेस होना चाहिए साइंटिफिक इंक्वायरी पे विथ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब देखिए, वो कहता है कि चाहे एक छोटा सा डिसीजन है प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड, देखिए कि लोड करनी है आयरन शीट्स बॉक्स कार के अंदर, तो ये चीज़ भी साइंटिफिकली प्लान होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका टाइम भी सेव होगा और ह्यूमन की जो एनर्जी है वो भी सेव होगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एप्लीकेशन होना चाहिए साइंटिफिक जो मेथड्स है उनका। अभी जो प्रिंसिपल है वो किस चीज़ से कंसर्न करता है कि एक बेस्ट वे ढूंढना है, एक बेस्ट वे सिलेक्ट करना है जॉब को करने का। और वो कैसे सिलेक्ट करना है, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस करके, ना कि अपने इंट्यूशंस को, अपने हिट एंड ट्रायल मेथड्स को यूज करके, अपने रूल ऑफ थंब को यूज करके। तो सीधी सी बात है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको एप्लीकेशन करना है साइंटिफिक जो मेथड्स है, साइंटिफिक जो एनालिसिस है उनका, बजाय कि रूल ऑफ थंब का। किसी भी एक जो काम है, एक जॉब है, उसका बेस्ट वे फाइंड आउट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए। सेकेंड प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। देखिए, हार्मनी क्या होती है, हार्मनी होता है मेल मिलाप की भावना होती है जो, या फिर सद्भाव, उसको बोलते हैं हार्मनी। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर डिसएग्रीमेंट्स। तो टेलर एम्फसाइज करता है कि हार्मनी होनी चाहिए पर डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। टेलर एम्फसाइज करते हैं कि कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। उनको ये फील करना चाहिए कि वो दोनों एक ही फैमिली के पार्ट हैं। क्योंकि जो देखिए, मान लीजिए अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों के लिए ही बेनिफिशियल नहीं है। तो ये दोनों चीज, ये जो बात है वो दोनों को समझनी चाहिए, मैनेजमेंट और वर्कर्स को, कि हार्मनी हो, वो मेल मिलाप की भावना रखे, मेल मिलाप रखे, लड़ाई झगड़े ना करें। तो इस चीज को अचीव करने के लिए जो टेलर है उन्होंने सजेस्ट किया मेंटल रेवोल्यूशन को। मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है, इसका मतलब होता है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होना एटीट्यूड में और आउटलुक में, किसके, वर्कर्स और मैनेजमेंट के, कि दोनों रियलाइज करें कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं है, तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, उनको ये रियलाइज कराना जरूरी है। और ये चीज कैसे रियलाइज होगी, जब मैनेजमेंट रेडी होंगे, जो भी उनके सरप्लस हुए हैं, जो भी उनके गेन्स हुए हैं, उनको शेयर करने के लिए वर्कर्स के साथ, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, उनको काम इस तरीके से प्रोवाइड करके जो उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग है। इन रिटर्न जो वर्कर्स है उनको भी इस फेवर को रिटर्न तो करना पड़ेगा ना, तो वो कैसे इस फेवर को रिटर्न करेंगे, उनके साथ जो मैनेजमेंट है उनके साथ फुली कोऑपरेट करके, हार्डवर्क करके, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है वो अचीव हो सके। तो सीधी सी बात है, इस प्रिंसिपल में मैनेजमेंट और वर्कर दोनों को ही समझना चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं है, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए दोनों का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है वो आता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखिए, इसमें क्या होता है कि कॉपरेशन होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, इंडिविजुअलिज्म जो मैं की भावना होती है ना वो नहीं होनी चाहिए। तो जो प्रिंसिपल है वो एक्सटेंशन है, जो प्रीवियस प्रिंसिपल है ना हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसका ये एक्सटेंशन है, जो कि किस चीज पे फोकस करता है कि जो मैनेजमेंट है, जो वर्कर्स हैं, उन दोनों के बीच में म्यूचुअल कॉपरेशन होना चाहिए। इस प्रिंसिपल का जो मेन जो इंटेंशन है वो ये है, जो मेन क्रक्स है वो ये है, जो रिप्लेस करना, जो अंदरूनी अंदरूनी इनके अंदर वो चलता रहता है ना, इंटरनल कंपटीशन की जो भावना चलती रहती है, उसको रिप्लेस करना विद कॉपरेशन।
ताकि जो मैनेजमेंट है, जो वर्कर्स है, उनके अंदर क्या रहे, म्यूचुअल कॉपरेशन रहे, कॉन्फिडेंस रहे, एक सेंस ऑफ गुडविल रहे, एक सेंस ऐसी रहे कि वो आपस में एक दूसरे की प्रॉपर वैल्यू करे, रिस्पेक्ट करे एक दूसरे की। जो मैनेजमेंट है उनको हमेशा इसके लिए क्या करना चाहिए, जो भी सजेशंस दे रहे हैं वर्कर्स, उनके सजेशंस वेलकम करने चाहिए, हमेशा अलाउ करना चाहिए उनको कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सके। इन टर्न वर्कर्स को भी क्या करना चाहिए, उनको स्ट्राइक्स वगैरह पे नहीं जाना चाहिए, अननेसेसरी जो डिमांड्स होती हैं वो उनको नहीं करनी चाहिए कि हमारी सैलरी बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। इस तरीके की जो अननेसेसरी डिमांड्स होती हैं, हाँ एक पॉइंट तक ये चीज़ सही है, अगर वो चीज़ वहाँ पे जस्टिफाइड होती है तो आप ये भी कर सकते हैं कि हाँ जी हमारे वेजेस बढ़ा दो, हमारी सैलरीज बढ़ा दो, आप इस तरीके की डिमांड कर सकते हैं, बट वो भी जस्टिफाइड होनी चाहिए। तो अननेसेसरी जो भी डिमांड है वो नहीं करनी चाहिए। क्लियर? तो थर्ड प्रिंसिपल इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। लास्ट जो प्रिंसिपल है वो आता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इसमें क्या होता है कि हर एक पर्सन का डेवलपमेंट करना उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक एंड प्रॉस्पेरिटी तक। तो देखिए इसके अंदर क्या है, जो एफडब्ल्यू टेलर है ना, वो ये मानते हैं, उनका ये मानना है कि जो ओवरऑल एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की, वो किस पे बेस होती है कि उसके अंदर कितने कंपेटेंट इंडिविजुअल एम्प्लॉयज हैं, ऑब्वियसली उसी चीज पे बेस होगी। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, हर एक वर्कर इस एक्सट्रीम लेवल तक मोटिवेट होना चाहिए कि वो बेस्ट तरीके से, जिस भी बेस्ट तरीके से अपनी बेस्ट कैपेसिटी से जो वो वर्क कर सकता है ना, वो उस कैपेसिटी से वर्क करे। और ये चीज़ कब होगी, जब आप प्रॉपर केयर रखेंगे, जब आप सिलेक्ट कर रहे होंगे एक पर्सन को एम्प्लॉय करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्लस आप प्रॉपर अरेंजमेंट रखेंगे उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के, प्लस हर एक इंडिविजुअल को जो काम दिया जाएगा ना, वो उसकी एबिलिटी, उसकी स्किल, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, तभी डेवलपमेंट हो सकती है ईच एंड एवरी पर्सन की टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। एम आई क्लियर? ओके, नाउ आपके पास आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन हर एक वीडियो की तरह। तो आपको यहाँ पे अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि कितना आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आपको कमेंट करने हैं इनके आंसर्स, प्लस ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पर्पस के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन है। F.W. Taylor is regarded as father of scientific management. Discuss the statement. Also state the principles of scientific management. तो ये क्वेश्चन भी आपको देख लेना है। So that is all about today's topic. इस वीडियो में मैंने आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैव अ नाइस डे ऑल। थैंक यू।